अब ये फाइनेंशियल मार्केट कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन पहले मैं बेसिक मार्केट से चालू करना चाहूँगा। और मनी मार्केट ये ऐसा टॉपिक है जो मैं सबसे पहले टच करना चाहूँगा। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। यहां मैं एक ऐसे मार्केट की बात कर रहा हूं जो कि एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। जैसे कि आप जानते होंगे कि यार हम हमेशा बोलते हैं कि ये शेयर मार्केट वगैरह जो होता है ये लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन एक ऐसा भी मार्केट होता है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और उसी को नाम दिया जाता है मनी मार्केट। ये शॉर्ट पीरियड जनरली देखा जाता है 1 साल के लिए, और जो भी कंपनीज इसमें जनरली पैसा मंगवाती हैं वो बेसिकली होता है उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए। यानी जो शॉर्ट टर्म जो फंड्स चाहिए कंपनीज को स्पेशली, वो उन फंड्स को मीट आउट कर सकती है इस पर्टिकुलर मनी मार्केट के थ्रू। नाउ इसके अंदर 2 से 3 कैच हैं। पहली चीज, ये कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं जानता है मार्केट। ये मार्केट इररिस्पेक्टिव होता है बिकॉज ऑब्वियसली ऑनलाइन है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात आई नहीं जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इसके अंदर, जनरली आरबीआई इसको गवर्न करता है, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने की ज़रूरत है। अब मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा, अगर आप ये बेसिक्स भी याद रख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मनी मार्केट जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है फॉर द कंपनीज, एंड ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जनरली से फॉर 1 ईयर, जनरली क्या होता ही 1 साल के लिए है। नाउ मैं बात करूंगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की। तो सबसे पहले चालू करते हैं कॉल मनी के साथ। यहाँ पे कॉल मनी में जो तुम लोग अधिकतर गलत लिखते आए हो, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कुछ हो सकते हैं जो बिल्कुल सही लिख रहे हो, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं जो जनरल मैंने गलती देखी है। तो ये जो कॉल मनी होता है इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज होता है, इट इज बोरोड और लेंट, LENT, लेंट ऑन डिमांड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर अ डे और 2। जनरली तुम लोग गलती करते हो 1 डे लिखकर, होता है ये डे और 2 के लिए। तो कॉल मनी वो है, जनरली बैंक्स के बीच इसको देखा जाता है, एक बैंक के पास जिसके पास शॉर्टेज है और वो दूसरा बैंक जिसके पास सरप्लस है। ये दोनों बैंक्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो शॉर्टेज वाला बंदा है ना, वो सरप्लस वाले बंदे से पैसा मांग लेता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ डे और 2, और ऑब्वियसली इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जस्ट नेक्स्ट टू कैश। आपको बहुत ही जल्दी इसमें पैसा देना होता है, आप इसको रख के नहीं बैठ सकते हैं। अब एक और चीज है, तो ये वो मार्केट है, मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूं, ये वो मार्केट है जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स अवेलेबल कराता है, और ये शॉर्ट पीरियड अप टू 1 ईयर हो सकता है, 1 साल तक हो सकता है। और जनरली अगर देखा जाए तो जो कंपनीज हैं, ये जो फंड्स आते हैं इनके, इन पर्टिकुलर मनी मार्केट्स के थ्रू आए हुए फंड्स को ये कंपनीज यूज करती हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। नाउ इसके अंदर 2 तरह के टर्म्स यूज होते हैं, बोरिंग एंड लैंडिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट टू अप टू 1 ईयर आप इसको कह सकते हो। ये 2 टर्म्स के साथ मनी मार्केट पूरा हो जाता है। इसको जो गवर्न करता है वो आरबीआई है, और इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑनलाइन ऑपरेट होता है। अब मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की। सबसे पहले टच करेंगे कॉल मनी को। तो अगर मैं कॉल मनी की बात करूं तो कॉल मनी के अंदर एक स्पेसिफिक चीज काफी बच्चे गलत करते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि यार आखिर उनके बोर्ड्स के मार्क्स कहां कटे होंगे। कॉल मनी is a fund borrowed or lent on demand for a very short period of time, say for a day or 2। यहां पे लगाना जरूरी है। जो कॉल मनी होता है तो होता क्या है, एक बैंक होता है, वो कॉल करता है, ओ भाई साहब, तो दूसरा बैंक बोलता है बताइए क्या हुआ। तो पहला बैंक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, है ना, पहला बैंक बोलेगा, ओ भाई साहब हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हमें पैसे की जरूरत है, वी आर फेसिंग टेम्पररी शॉर्टेज, टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मे भी ऐसा हुआ होगा कि उस दिन बैंक में जो पैसा निकालने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा आ गए होंगे और सेव करने वाले बहुत कम आए होंगे, और कुछ हुआ होगा या लोन दे दिया होगा, तो काफी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गई। उन्होंने दूसरे बैंक को कॉल किया और बोला, टेलीफोनिक है ना, फोन पे कॉल किया और बोला कि यार अगर तुम्हारे पास सरप्लस फंड है तो हमें कुछ टाइम के लिए दे दो, डे और 2 के लिए, हम लौटा देंगे, हमारे पास टेम्पररी शॉर्टेज है, कल से फिर से लोग सेव करने आएंगे, पैसा जमा करेंगे, हम आपको वापस कर देंगे। इसलिए इसे टेलीफोनिक भी कहते हैं भाई, है ना। तो जो सरप्लस वाला बैंक था उनने इन शॉर्टेज वाले बैंक को पैसा दे दिया, इनके पास पैसा आ गया। जनरली ये 2 बैंक के बीच हुआ, इसलिए इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है।
और इस पे लगने वाला इंटरेस्ट कॉल रेट कहलाता है भाई। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब ये इतना नेसेसिटी क्यों है कि ज़रा सी शॉर्टेज हुई, मतलब पैसा खत्म नहीं हुआ, शॉर्टेज ही हुई है बस, और इन्होंने पैसा मंगवा लिया। तो जनरली क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं और उसके अंदर आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अब मे बी ये हुआ होगा कि एक स्पेसिफिक सम, कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश का एक स्पेसिफिक पोर्शन बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जो कि आरबीआई चेक करता है। तो मे बी आप उससे नीचे चले गए होंगे। मे बी मान लो वो 5 लाख है बैंक के लिए, और बैंक के पास अब पैसा जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ 3 लाख रुपए, और बैंक को क्लोजिंग होते होते, डे क्लोजिंग होते होते वो 5 लाख का मिनिमम बैलेंस बना के रखना है। तो वो जो सरप्लस वाला बैंक है उसको बोलेगा भाई सुन, लग गए मेरे, तो वो जो आरबीआई है वो देख रहा है मेरे पास 3 लाख बचा है, प्लीज़ दे दे अभी के लिए उधारी, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं मिनिमम, मैंने रिजर्व जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन किया है। तो वो शॉर्टेज वाले बैंक को मिल जाता है उस पर्टिकुलर सरप्लस बैंक से फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डे और 2 के लिए, और फिर वो रीइंबर्स कर देता है। और जनरली देखा गया है कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है बेसिकली ये जो अपना कॉल मनी है और इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है बेसिकली इसके और बाकी अदर सिक्योरिटीज़ के बीच में। अगर कॉल मनी का रेट काफ़ी हाई चला जाता है तो बाकी सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, वो काफ़ी चीप हो जाती हैं। ऑब्वियसली कॉल रेट बढ़ा, बाकी सिक्योरिटीज़ अपने आप चीप, तो आप बाकी सिक्योरिटीज़ की तरफ भी जा सकते हो ना। एक कैच इसके अंदर ये है कि इसमें सिर्फ बैंक से डील नहीं करते, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज भी डील करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी डील करता है, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है। लेकिन जनरली इसको बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। बहुत बातें हो गई कॉल मनी के बारे में, मैंने आपको बता दी, हर एक चीज़ जो इसके अंदर नोट करने वाली थी वो बता दी, जो स्पेसिफिक मेंशन करना है वो भी बता दिया है। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल। इसको लेके हमारे भारत के अंदर बड़ा ही क्रेज है। तो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स जो हैं, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, इशूड बाय आरबीआई, दूसरा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई इशू कर रही है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और जनरली इसका एक्साइटमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, प्लस जब ये बैंक्स को और जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है तो ये डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है, और जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे इसको रीपे कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेजरी बिल 24,000 जो रहता है, मिनिमम अमाउंट है 24,000 ट्रेजरी बिल का, मिनिमम इतने से चालू होते हैं ट्रेजरी बिल। फॉर एग्जांपल 50,000 का आपका एक ट्रेजरी बिल है, सरकार आपको वो दे देगी 40,000 रुपीज़ का, और आप उसको खरीद के अपने पास रख लोगे। अब जब सरकार आपसे वो ट्रेजरी बिल वापस मंगवाएगी तो सरकार आपको उसकी पार वैल्यू देगी जो बिल पे लिखी हुई थी, दैट वाज 50,000, आपने खरीदा था 40,000 में, इनडायरेक्टली आपका कहीं ना कहीं फायदा हो गया है 10,000 रुपीज का। दिस इज एन एग्जांपल, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट एक एग्जांपल देने के लिए था कि ऐसा होगा ट्रेजरी बिल के अंदर। ना अमाउंट कितना होगा दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। अब भाई एक चीज तो आप इसके अंदर समझ चुके हो कि जो ट्रेजरी बिल होता है वो आरबीआई इशू करता है, और साथ साथ में ये डिस्काउंट पे इशू होता है, मतलब कम वैल्यू पे इशू होता है। नाउ ये चीजें तो इसके अंदर बहुत कॉमन सी चीज है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना जरूरी है वो ये है कि दीज बिल्स आर नेगोशिएबल एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रेजरी बिल रखा है, मैं अगर किसी और को बेचना चाहता हूं, किसी और इन्वेस्टर को बेचना चाहता हूं, आई एम फ्री टू डू इट, ये नेगोशिएबल है। आप जाइए किसी दूसरे को बेच दीजिए और ट्रांसफर भी हो जाएगा, और वो गवर्नमेंट से इनकैश करा सकता है, आरबीआई से इनकैश करा सकता है। जब ऐसी कोई स्कीम आती है, जब ऐसा कुछ गवर्नमेंट बोलती है, जब वो पैसा आपको वापस देने को तैयार है, तब आप करा सकते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। ऐसा नहीं है कि आपको रख के छाती से अपने पास ही रखना पड़ेगा, आप किसी और को भी देकर बेच सकते हैं। और एक खास बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि ट्रेजरी बिल्स को एक और नाम दिया जाता है जो कि है जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है ट्रेजरी बिल। कुछ पॉइंटर्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं। पहली चीज, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं दैट आर बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट। नाउ यार कुछ फेमिलियर लगा? गलती फेमिलियर लगी। ट्रेजरी बिल्स आर नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट, यही गलती करते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये टर्म्स यूज करना जरूरी है, तो मैंने बता दिया। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और जनता को इशू होते हैं, यानी जनरल पब्लिक को इशू होते हैं, कमर्शियल बैंक्स को इशू होते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। एक और चीज, ट्रेजरी बिल्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, और ये ट्रेजरी बिल्स जो है ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, एट एक्चुअल प्राइस कभी नहीं। इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है जो कि है जीरो कूपन बॉन्ड्स। मतलब क्या हुआ, आपने एक ट्रेजरी बिल खरीदा 50,000 वर्थ का, मैं मेंशन कर रहा हूं वर्थ, 50,000 का वो ट्रेजरी बिल था, लेकिन सरकार आपको उसको डिस्काउंटेड रेट पे देगी, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज का देगी। लेकिन
जब सरकार आपका पैसा वापस करेगी उस ट्रेजरी बिल का, तो याद रखिएगा वो 50,000 आपको वापस करेगी, इसलिए उसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला गया कि उसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग लिखना भूल जाते हैं वो ये है कि ट्रेजरी बिल जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और फ्रीली ट्रांसफरेबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अगर आप चाहें किसी और को सेल कर सकते हैं नेगोशिएट करके, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा। नाउ अगर मैं टिपिकली बात करूं इसके मैच्योरिटी पीरियड की, तो वो वेरी करती है 14 से लेकर 364 डेज के बीच में, यानी वही ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो गया। मिनिमम ड्यूरेशन 14 डेज है जो आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कमर्शियल बिल्स। और ये अधिकतर बच्चों को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमने 11वीं कक्षा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रखा है। कमर्शियल बिल इज नथिंग बट जस्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक तरीके से ये होता है कि जब आप गुड्स उधारी पे बेचते हो तो आप उसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ करते हो और उस बिल को सामने वाला 3 महीने के बाद दे सकता है, क्योंकि जनरल पीरियड जो लिया जाता है वो 3 महीने है। नाउ ये एक एग्रीमेंट की तरह होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता, जो कि तुम लोग गलती कर सकते हो। और ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा कमर्शियल बिल होता है, जैसा मैंने बताया कि ये एक एग्रीमेंट है, सो इट इज बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट गिवन बाय द पर्टिकुलर ट्रेडर। यार नाउ इसके अंदर आप लोग जो गलती कर सकते हो वो ये है कि आप इसके अंदर लिखोगे कि जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। उसके आगे एक चीज जरूर लगाते हैं, जनरली 3 मंथ्स का होता है क्योंकि फिक्स्ड पीरियड कुछ नहीं है। 90 डेज की लिमिट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, 4 मंथ का भी बिल होता है, बस जनरली 90 डेज। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे सन 1990 में, मतलब 1990 में। नाउ कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो इशू होते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ, जो कि 3 से 12 महीने मतलब 3 to 12 मंथ हो सकती है। और ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। मतलब क्या हुआ अनसिक्योर्ड, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज इनको इशू करती हैं, ये इसके बदले में कोई भी गारंटी या मॉर्टगेज नहीं रखती हैं ऐसी कि अगर तुम्हारा पैसा डूबा तो गया, फिर तुम्हें वापस नहीं मिलना। तो ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट मतलब हाँ हम पैसा दे देंगे लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो याद रखना कि ये जो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, जैसे मैंने बताया 3 to 12 मंथ के मैच्योरिटी पीरियड के साथ तो होती हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इसके अंदर आती है और वो ये है। तो कमर्शियल पेपर्स हमारे भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे सन 1990 में, 1990 में। मैं भी 90s किड हूं तो जानता हूं, नहीं जानता, मतलब बता रहा हूं जो मैंने पढ़ा हुआ है ना। ये कमर्शियल पेपर्स जो होते थे ये बेसिकली इशू होते हैं पब्लिक कंपनीज के थ्रू या प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, ये दोनों ही इसको इशू कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ इशू होते हैं। नाउ ये फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 से 12 महीने के बीच में वेरी कर सकता है, 3 to 12 मंथ के बीच में। और ये भी चीज ध्यान रखने वाली है कि भले ही पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी से इशू कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ इशू कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 12 महीने का होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी है मतलब प्रॉमिस कर दिया हाँ हम दे देंगे, अनसिक्योर्ड गारंटी नहीं है कुछ कि बदले में वो कुछ दे रहे हो आपको, नहीं, कुछ भी मॉर्टगेज नहीं रखा, कुछ भी गिरवी नहीं रखा कि चलो नहीं दे पाए, डूब रहा है पैसा तो ये एसेट बेच के पैसा आपका वापस कर देंगे, नहीं, ये अनसिक्योर्ड है। और इसी से रिलेटेड बड़ी क्रूशियल चीज आ जाती है कि ये कमर्शियल पेपर्स वही कंपनीज जनरली इशू करती हैं जिनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है या काफी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है ये कंपनी अपने पास्ट में कभी भी डिफॉल्टर नहीं रही व्हेन इट कम्स टू डेट, कभी भी लोन लिया हमेशा चुकाया, टाइम पे चुकाया, कभी डिले नहीं किया। ये सारी चीजें ऐसी कंपनीज के साथ अगर जुड़ी हैं तभी ये कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं, अदरवाइज कोई भी इन्हें पैसा देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दीनेस ही अच्छी नहीं है तो कौन अपना पैसा रिस्क करेगा, तो अच्छी कंपनीज ही इनको इशू करती है। नाउ इनके इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, पहले कमर्शियल बैंक्स, दूसरे म्यूचुअल फंड्स, ये जनरली इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नाउ कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ये कमर्शियल पेपर्स इशू करती है, ये बेसिकली वो कंपनीज इशू करती हैं जिनको अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करनी होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, एक कंपनी मार्केट में जाना चाह रही है और मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है करोड़ों में, शेयर्स के थ्रू, मे बी डिबेंचर्स के थ्रू, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी चीजें होती हैं, अंडर राइटर्स के कमीशन होते हैं, प्रमोशन कॉस्ट होती है यानी प्रमोटर्स की कॉस्टिंग होती है, बहुत बेसिक स्टफ होता है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, लिस्टिंग वगैरह के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो शेयर मार्केट में घुसने के लिए इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो कॉस्ट एक्चुअल में फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स इनटू द मार्केट।
इस कॉस्ट को मीटअप करने के लिए बेस्ट वे होता है कि आप कमर्शियल पेपर का यूज करें और उसके थ्रू जो पैसा आए वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करने में लगाएं। नाउ हमेशा ध्यान रखना कि कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वैसे याद रहेगा बिल से बिल ऑफ एक्सचेंज, और कमर्शियल पेपर टोटली डिफरेंट हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हो अगर चाहो तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए जनरली कंपनीज इशू करती है और कोशिश करती है कि टाइमली पेमेंट कर दें सो दैट जो पब्लिक का भरोसा हमेशा से बना रहा है वो अब भी बना रहे। एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गया यार कि ये जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं इनके थ्रू जो ये फ्लोटेशन कॉस्ट का पैसा रेज किया जाता है सो दैट इसके थ्रू बड़ा कॉस्टिंग वाला मतलब बड़ा इक्विटी वाला पैसा रेज कर सके, कैपिटल रेज कर सके, तो कहीं ना कहीं ये बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा, कंपनी ये कॉस्ट रेज करेगी यानी ये फंड्स कमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करेगी सो दैट इक्विटी जैसा जो है वो रेज कर सके, इक्विटी कैपिटल रेज कर सके। तो ये जो है ना बीच में ये ब्रिज की तरह काम आता है, ब्रिज जैसा है, लिंकिंग पिन जैसा है। इसलिए जो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू इस पर्पस के लिए पैसा रेज किया जाता है स्पेशली इसके लिए, उसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी नाम दिया जाता है। अब एक और चीज इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ये है कि कमर्शियल पेपर्स सिर्फ और सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट ही मीट करने के लिए नहीं किए जाते हैं। हाँ, यूजुअली फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए होते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिनको सीजनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सीजनल मतलब मौसम में, जैसे बरसाती वगैरह हो गया, अम्ब्रेला वगैरह हो गया, ये कुछ सीजनल कंपनीज होती हैं। उस टाइम के लिए अगर इनको कैपिटल चाहिए या नॉर्मली वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके लिए भी कमर्शियल पेपर इज अ गुड मीडियम। रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, और भी चीजों में आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? मैं अगर बुक की लैंग्वेज पे आ जाऊं, तुम भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, तो जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। मैं एक डिपॉजिटर हूं जो मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करना मुझे पसंद है, और एक मेरा बैंक है। तो एक डिपॉजिटर जो कि मैं हूं और एक बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है प्री डिटरमाइंड अमाउंट के साथ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिस पे बैंक इंटरेस्ट पे करता है। एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट रहती है जो कि फिक्स्ड हो जाती है, जिसको आप विड्रॉ किसी भी केस में नहीं कर सकते हो, और बैंक उस पे इंटरेस्ट भी आपको पे करता है। ये बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। नाउ अब डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसका इशू का तरीका होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी ऑनलाइन फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ये एक बार इशू हो गया, अब मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड आ गया और जो डिपॉजिटर है उसे नहीं पता कि उस अमाउंट के साथ क्या करना है, और वो 7 दिन जिस टाइम पे उसे डिसाइड करना था कि वो विड्रॉ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है या जो भी है, अगर वो विड्रॉ नहीं करता है तो यही जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। जी हाँ, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है अगर वाकई में आपको एक डिटेल्ड आंसर लिखना है तो। ठीक है, तो याद रखना, मैंने वैसे भी इसमें बता दिया कि यू कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट, और एल्स ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती रख लिया है, यू कैन विड्रॉ, बट इसके अंदर भी एक कैच है दैट यू हैव टू पे द पेनल्टी। बिना पेनल्टी के तो आप विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो वैसे तो विड्रॉ नहीं करने का क्लॉज है, लेकिन इन केस अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो देन ऑब्वियसली यू हैव टू पे द पेनल्टी। मैच्योरिटी बिल्कुल विड्रॉ करो, नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हाँ भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये तो बेसिक चीज़ें बुक में भी दी हुई है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैंने यूनिक हैं और डिफरेंट बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो खत्म करते करते सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड आखिरी बात, आप ये भी सोच रहे होगे कि इंटरेस्ट कब मिलता है। तो याद रखना, मैच्योरिटी जो 7 डेज ऑफ ग्रेस मैंने बताए थे, जब आप पैसा निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो रिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा और चलता चला जाएगा। तो मान लो उन 7 डेज ऑफ ग्रेस के अंदर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसी के साथ मिलेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से खूब सारा प्यार और धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।